हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। तो हम देख रहे हैं जो कि हमारा 17 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा हुई है। उस परीक्षा को हम विस्तृत हल देखेंगे और जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ ई और आपका हो गया केवीएस और एनवीएस और आरपीएससी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य से जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की इस परीक्षा में आए हैं, उनका हम विस्तृत हल देखेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मित्रों, आपको क्लास अच्छी लगे और ये प्रश्न का पत्र का व्याख्यात्मक हल हम देख रहे हैं, तो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कीजिए। और ये देखिए, हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ है उसको। चलिए मित्रों, पहले देखिए, इसमें कुछ प्रश्न हैं जो जिस विद्यार्थी ने किए हैं वो क्या है, कहीं कहीं उसके गलत हैं, जो कि मैं आपको एकदम स्पष्ट आंसर की के साथ आपको कराने वाला हूँ, और जो कि आपकी एकदम प्रामाणिक आंसर की है उसी के अनुसार जो सही होंगे प्रश्न वही कराऊंगा आपको। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, क्या है पहला प्रश्न, देखिए आप। पहले प्रश्न का नाम है, देखिए पहले प्रश्न की बात करें हम, है हिंदी, जो हिंदी साहित्य है हम हिंदी साहित्य में देख रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए 100 प्रश्न आए हैं। ये हुआ है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा हुआ है, उसमें 100 प्रश्न आए हैं और बाकी शुरुआत के 30 प्रश्न हैं वो आपके सामान्य हिंदी से आए हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं सामान्य, जो सामान्य ज्ञान है उससे आए हैं, और ये जो बाकी बचे हुए 70 प्रश्न हैं वो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षा की दृष्टि से आपके बने हुए हैं, जो कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आपके आए हैं। 2025 17 अप्रैल, कितना, 17 अप्रैल 2025 को हम इस परीक्षा को देख रहे हैं जो हुई है। अब देखिए, प्रश्न है पहला, जो कि परीक्षा हुई है उसका, निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है। देखिए, किस लिपि का विकास जो देवनागरी लिपि है उससे नहीं हुआ है, वो कौन सी लिपि है, ये यहाँ इस विद्यार्थी ने गलत किया है, जिसका सही आंसर होगा आपका शारदा लिपि। ठीक है, शारदा लिपि है जो सही आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि संत साहित्य संदर्भ का लेखक कौन है। जो लेखक हैं संत साहित्य संदर्भ के लेखक कौन है, वो है आपके रमेश चंद्र साहा। जो रमेश चंद्र साहा, सॉरी, यहाँ रमेश चंद्र मिश्र हैं, ये आपके सही होंगे। क्या, संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक कौन हैं, वो हैं आपके रमेश चंद्र मिश्र। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न आया है इसमें कि इनमें से कौन अष्टचाप का कवि नहीं है। अष्टचाप का आपको पता होगा कि 4 किसके, विट्ठलनाथ के और 4 वल्लभाचार्य के पुत्र, वो उसमें शिष्य थे, तो कुल मिला के अष्ट, जो कि 8 इसमें कवि रहे हैं, जिसका समय है कितना, 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है अष्टचाप की, जो कि कौन करता है, विट्ठलनाथ करते हैं। तो इसमें पूछा गया अष्टचाप के कवि कौन नहीं है, अष्टचाप के कवि कौन नहीं, जो कि धर्मदास नहीं है। धर्मदास कौन है, ये निर्गुण काव्यधारा में आते हैं, और जो कि धर्मदास हैं कबीरदास के शिष्य हैं, ये ध्यान देना है। और बाकी सब कृष्णदास, गोविंद स्वामी और परमानंद दास, ये सभी अष्टचाप के कवि हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब ये वाला प्रश्न आया है, चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जान परई सिय हिय पई जब कुंभिलाए। तो इसमें पूछा गया पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पंक्ति फिर से सुनिए कि चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जानी परई सिय हिय पई जब कुंभिलाए। तो इसमें जो अलंकार होगा वो उन्मीलित अलंकार होगा, ये ध्यान देना है, एकदम सही है, ये उन्मीलित अलंकार होगा इसमें। अगला देखिए, यूनिकोड का जो विस्तारित रूप है वो क्या है। यूनिकोड है जो उसका विस्तारित रूप है वो यूनिवर्सल कोड है, ये ध्यान देना है, क्या है, यूनिवर्सल कोड है, जो कि जो यूनिकोड का विस्तारित रूप है क्या है, यूनिवर्सल कोड है। ठीक है, आगे देखिए, गवेषणा, ये आया है यहाँ पे, देखिए, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान से के द्वारा हुआ करता था, किया जाता है। जो देखिए, गवेषणा पत्रिका है, कौन सी है, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान से होता है, वो होता है आपका केंद्रीय केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। कहाँ से होता है, आगरा से। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की जो स्वांतः सुखाय, क्या है, स्वांत सुखाय रचना वस्तुतः प्रांत सुखाय से प्रेरित है, कि यह किस आलोचक की मान्यता है। ये किस आलोचक की मान्यता है, ये आचार्य हजार, जो कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद मिश्र हैं। कौन कहता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनकी ये मान्यता है, क्या कहते हैं, कि गोस्वामी तुलसीदास स्वांतः सुखाय रचना वस्तुतः परांतः सुखाय से प्रेरित है। ये ऐसी मान्यता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आया है, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। इसमें ये जो क्या पूछा है, पदबंध पूछा है इस वाक्यांश में, जो कि बंगले, क्या, बंगले
के पीछे लगा पेड़ गिर गया। अब यहाँ देखिए पेड़ है, ये एक नाम की संज्ञा दे रहा है, जो कि नाम है वो संज्ञा होता है। संज्ञा होता है, जो कोई नाम आएगा वो हमारे लिए संज्ञा का काम करेगा। तो बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, तो लगा जो पेड़ है वो क्या गिर गया है, तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध होगा, ये ध्यान देना है। क्या संज्ञा पदबंध होगा। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है स्त्री जब तक ससुराल की तभी स्त्री जब तक ससुराल की तभी तक मायके की, ससुराल से टूटी तो मायके से तो आप ही टूट जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन है जैनेन्द्र कुमार का। ये किस किस से है? ये त्यागपत्र से है। किससे? त्यागपत्र से। ये ध्यान देना है। ये वाला जो कथन आया है, ये स्त्री जब तक ससुराल की तभी तक मायके की है, ससुराल से टूटी तो मायके से तो टूट ही आप ही टूट जाती है। ये कथन है जैनेन्द्र का, और जैनेन्द्र का जो उपन्यास है त्यागपत्र, उससे ये कथन है। ठीक है, आगे देखिए धोखा। जो धोखा निबंध है, जो निबंध के रचयिता कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ये हैं कौन? पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं धोखा निबंध के। अगला देखिए केंद्रीय हिंदी संस्थान मुख्यालय। केंद्रीय हिंदी संस्थान मुख्यालय कहाँ पे है? ये आपका आगरा में है। ठीक है, ध्यान देना है, कहाँ पे? आगरा में है। अब देखिए राम सतसई, जो राम सतसई है वो किस परंपरा का ग्रंथ है? ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है क्या? राम सतसई है किस परंपरा का ग्रंथ है? वो आपका काव्य शास्त्रीय परंपरा का ग्रंथ है, जो कि आपकी रीतिकालीन परंपरा की रचना में आता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। क्या जो राम सतसई किस परंपरा की काव्य ग्रंथ है? वो आपका काव्य शास्त्रीय परंपरा का ये ग्रंथ है, राम सतसई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? जो मार्क्सवाद है, जो प्रगतिवाद है, उस पे मुख्य रूप से प्रगतिवाद है, उस पे क्या है? मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव रहा है, जहाँ की अज्ञे भी आते हैं हमारे। और देखिए यहाँ पे प्रश्न आया है क्या आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? जो कौन सा ऐसा आलोचक है किसका संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, उनका संबंध मार्क्सवाद से नहीं है। बाकी रांगे राघव और प्रकाश चंद्र गुप्त और रमेश कुंतल मेघ, ये सभी हैं मार्क्सवाद से संबंधित हैं, बल्कि राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं वो मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। ठीक है, संबंध नहीं है उनका। और देखिए अगला प्रश्न है भारत की आरती। जो भारत की आरती कविता की रचना किसने की? देखिए कविता का नाम है भारत की आरती। कविता की रचना किसने की? ये की थी आपकी रमेश, क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। जो भारत की आरती कविता है, इसकी क्या करते हैं? वो यहाँ पे रचना करते हैं। कौन? रमेश, जो है आपके शमशेर बहादुर सिंह। जो भारत की आरती क्या है? कविता का नाम है भारत की आरती, और इस कविता की रचना करते हैं कौन? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। इनकी महत्वपूर्ण एक कविता है एक पीली शाम। क्या है? एक पीली शाम। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न है जो कि आपके प्रश्न पत्र में आया है कि वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है किसे दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा। जो कैसे? दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है क ध्वनि है। जो क ध्वनि क्या है? जो क ध्वनि है वो देखिए स्वनिम है, रूप में है, अक्षर है और के संस्वन है। जो कि क ध्वनि है हमेशा स्वनिम होगी। अगर किसी भी वर्ण के नीचे हमारा हलंत लगा हुआ है तो वो क्या ध्वनि होगी? वो होगी हमारी स्वनिम ध्वनि होगी। तो जैसे प्रश्न में पूछा गया है क ध्वनि कैसी ध्वनि है? वो है स्वनिम है, ये ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए क्या अवधि काव्यकृत जो चक्कलस है, क्या है? चक्कलस। क्या है? चकलस के रचनाकार कौन है? अवधि काव्यकृति है जिसका नाम है चकलस। चकलस के रचनाकार कौन है? वो है आपके, देखिए इसमें चंद्रभूषण त्रिवेदी, रमई काका, बंशीधर शुक्ल और गुरु प्रसाद सिंह मृगेश और बलभद्र दीक्षित पड़ीस। इसमें से कौन है चकलस? जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? वो है आपके बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस। ये हैं चकलस इसकी। ठीक है, रचनाकार है काव्यकृति के। अब देखिए ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक कौन है? जो ब्रज भाषा व्याकरण है लेखक इसके कौन है? जो कि आपके हैं धीरेन्द्र वर्मा। ये ध्यान देना है, धीरेन्द्र वर्मा ब्रज भाषा व्याकरण के रचनाकार हैं धीरेन्द्र वर्मा। आगे देखिए अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी अकादमी जो है प्रयागराज का जो स्थापना हुआ है, कब हुआ? क्या हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था, कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में होता है हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष है 1927 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न आया है। अगला प्रश्न का नाम है यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के दोहे के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल,
बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये देखिए यह वन स्थली दे दिया है, तो आपको जाना चाहिए किसके, रामचंद्र शुक्ल की ओर। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। क्या, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये बिहारी के दोहों के संदर्भ में कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न का नाम है देहाती दुनिया। क्या है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। ये तो आपका सबके हर एक विद्यार्थी का महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि देहाती दुनिया किसका उपन्यास है। ये आपका शिव पूजन सहाय हैं, उनका उपन्यास है देहाती दुनिया। अगला प्रश्न है मेरो मन अनंत, ये अनंत है, अनंत नहीं अनंत है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावई। तो जो अलंकार है इसमें सॉरी रस पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावई, तो इसमें रस पूछा है। इसमें रस कौन सा होगा, शांत रस होगा, ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न का नाम है, यहाँ पे अगला प्रश्न आया है कि प्रसाद जी की मौलिक कहानी, प्रसाद जी की मौलिक कहानी जो ग्राम है सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। जो प्रसाद जी की मौलिक कहानी है सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो वो हुई थी इंदु, इंदु पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान, इन तीनों से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है, ये आपको देना है। जो ऐसा एक साहित्यकार है उसको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान, ये तीनों इसको पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, वो कौन है, आपके हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण हैं, उनको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान, इन तीनों साहित्यकार सम्मानित किया गया है कुंवर नारायण को। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है। कि भक्ति आंदोलन है ईसाई प्रभाव का परिणाम है, ये किसका, ये मत किस लेखक का है। देखिए श्याम सुंदर दास, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जहाँ देखिए भक्ति काल को कि ईसाई की देन माना है, वो किसने माना है, हमारे ग्रियर्सन ने माना है। जो कि ग्रियर्सन का ग्रंथ का नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो ये मानते हैं कि भक्ति आंदोलन ईसाई का परिणाम क्या है, जो ईसाई का देन है भक्ति आंदोलन, तो मानते हैं कौन, ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न है देवनागरी लिपि में अधिकतः कौन सी लिपि है। जो देवनागरी लिपि है अधिकतः उसमें कौन सी लिपि है, ये ध्यान देना है। देखिए ये प्रतीकात्मक, वर्णात्मक, वर्णात्मक और चित्रात्मक। इसका सही उत्तर होगा हमारा वर्णात्मक। क्या होगा, वर्णात्मक होगा, क्योंकि देवनागरी लिपि है हमेशा वर्णात्मक लिपि है, ये ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे हैं जो कि देखिए 1903 से लेके 1903 या 4 से लेके 1907 के बीच में, 5 के बीच में लिखे गए हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, जो कि आपके किसका है, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त इनका निबंध है। और ये शिव शंभू के चिट्ठे ये एक किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए थे, वो लिखे गए थे आपके लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके ये शिव शंभू के चिट्ठे लिखे गए हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है। देखिए शुद्ध प्रेम काव्य की बात की जा रही है यहाँ पे, जो कि पूछा गया है कि कौन सी रचना है जो कि शुद्ध प्रेम काव्य है। शुद्ध प्रेम काव्य की बात करें तो जो कि विसल देव रासो है, जो कि रासो साहित्य में आदिकाल के अंतर्गत आती है, ये ध्यान देना है। कौन किस जो शुद्ध प्रेम काव्य है, विसल देव रासो है। ठीक है, आगे देखिए जो रिपोर्ट, अगला प्रश्न है रिपोर्टाज, जो रिपोर्टाज शब्द है किस भाषा का शब्द है, ये ध्यान देना है। जो रिपोर्टाज शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, वो आपका फ्रांसीसी यानी फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। अगला प्रश्न देखिए हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किया जाने वाला गुरु गोरक्षनाथ पुरस्कार 2021 को किसको दिया गया। ये प्रश्न आया है, क्या हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किया जाने वाला गुरु गोरक्ष पुरस्कार 2021 को किसको दिया गया। हरिशंकर मिश्र को, त्रिभुवन नाथ शुक्ल को, डॉक्टर भगवान सिंह को, डॉक्टर कन्हैया सिंह को। देखिए इसमें प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है, क्या हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयाग द्वारा प्रदान किया जाने वाला गुरु गोरक्ष नाथ पुरस्कार 2021 को किसको दिया गया। कि डॉक्टर कन्हैया सिंह को, डॉक्टर भगवान सिंह को, प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र को और प्रोफेसर त्रिभुवन शुक्ल को। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है आपका, ये है आपका प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र को दिया गया। ठीक है, आगे देखिए अवधि। देखिए अवधि की बात करते हैं, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। अवधि है, अवधि का विकास पूछा है, वो हुआ है हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, अवधि का विकास होता है किस अपभ्रंश से होता है, अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है अवधि का विकास। अब देखिए अगला प्रश्न है हिंदी एकदम संस्कृत की
देखिए प्रश्न है क्या है, हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह कथन निम्नलिखित किस लिखा है? ये कथन देखिए भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद गुरु, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा। तो ये प्रश्न दिया गया है क्या, हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये कथन है आपके राहुल सांकृत्यायन का। किसका है? राहुल सांकृत्यायन का कथन है। कहते हैं हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये ऐसी जो मत है, ऐसा कथन है, ये राहुल सांकृत्यायन का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारे गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सर्वप्रथम किस विधा पर गया? जो भारतेंदु हैं उनका सबसे पहले किस विधा पर गया था गद्य के क्षेत्र में? वो नाटक पर गया था। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ध्यान देना है सर्वप्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? तो दक्षिण है, क्या दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? देखिए क्या है, 1922, 1936, 1918, 1929। तो इसका सही आंसर होगा 17 जून 1918 ईस्वी। क्या है? 17 जून 1918 ईस्वी को दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई, 17 जून 1918 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है। क्या है? प्रश्न देखिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्रीय बिंदु प्रेम लीला है। ये किसका कथन है? क्या है? ये आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर योगेश्वर, डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये देखिए कि जो कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है, तो ये कौन कहता है? ये कहते हैं आपके हजारी। तो कौन हुए? इसका सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है, ये जो प्रश्न है इसके रचना जो ये कथन है आपका, वो है आपके कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लॉन्जाइनस की कृति कौन सी है? जो लॉन्जाइनस है उनकी कृति का नाम क्या है? वो है पेरी इप्सुस। क्या है? पेरी इप्सुस, जो कि लॉन्जाइनस की कृति है। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि भाषा के चिन्हों का प्रकट करने का माध्यम है। भाषा के जो चिन्ह हैं उनको प्रकट करने का माध्यम क्या है? वो है हमारा लिपि। ये ध्यान देना है, लिपि है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन किसका है? ये है आपका ग्रियर्सन का। ये ध्यान देना है, ग्रियर्सन का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा सैद्धांतिक आधार है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनकी समीक्षा सैद्धांतिक का आधार क्या है? क्या? देखिए, कलात्मक अनुभूति, अभिव्यंजनावाद, भारतीय रसवाद, ध्वनि सिद्धांत। उनकी जो देखिए रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है वो है भारतीय रसवाद। ये आपको ध्यान देना है, भारतीय रसवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है। और जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो रसवादी आचार्य हैं और डॉक्टर नगेंद्र भी रसवादी आचार्य हैं। ये ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें, इस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश हो। वो रचना कौन सी है? उस रचना का नाम बताना है जिस रचना में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश हो। हरिवंश पुराण। देखिए, हरिवंश पुराण, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन और पद्मचरित, और अगली रचना है दोहा कोश। ये कौन सी रचना है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश मिलता है? वो रचना है आपकी सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ठीक है, ये किसकी है? हेमचंद्र की रचना है। ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, क्या प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है? जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं उनका जो निबंध नहीं है वो क्या है? देखिए, एक तो इनका निबंध धोखा है, बात है और ये खुशामद। ये तीनों निबंध तो प्रताप नारायण मिश्र के हैं। और ये वाला है जो कि धर्म और समाज जो ये निबंध है ये किसका है? ये गुलेरी जी का है। किसका है? गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। ये ध्यान देना है, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है। कौन सा नहीं है? धर्म और समाज। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। ये ध्यान देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, से संतन को कहा सीकरी सो काम में सीकरी का अर्थ क्या है? सीकरी ऐश्वर्य, फतेहपुर सीकरी, धन, चप्पल। इसका जो सही आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। क्या है? संतन को कहा सीकरी सो काम, सीकरी का अर्थ होता है यहाँ फतेहपुर सीकरी। ठीक है, यहाँ पे एक स्थान से है, समय का जो है वहाँ से उससे का इसमें उन्नति अर्थ लेना है। ये देखिए। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यकार जो पुरस्कार क्या है? जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार क्या है? सरस्वती सम्मान,
भारत भारती पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा भारत भारती पुरस्कार, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की भाषा। जो कंप्यूटर की भाषा में मंगल, कृतदेव, चाणक्य, तो ये क्या हैं? ये हैं आपके फ़ॉन्ट हैं। क्या है? फ़ॉन्ट हैं। क्या कंप्यूटर की भाषा में मंगल, कृतदेव, चाणक्य, ये सब फ़ॉन्ट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, उपयुक्त काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संबंधित हैं? यहाँ काव्य संग्रह से संबंधित पूछा है, ना कि किसी रचना से। जो कि देखिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, ये सांध्य गीत है, उससे संबंधित हैं। ये ध्यान देना है, किससे? सांध्य गीत से संबंधित हैं, इनका काव्य संग्रह है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कथा स्रोत की दृष्टि से चौथी शताब्दी के समय से संबंधित है? कौन सी? चौथी शताब्दी के समय से हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है वो कौन सा संबंधित है? वो है आपका पुनर्वा। पुनर्वा जो उपन्यास है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और देखिए चारुचंद्र लेख और अनाम दास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्वा, ये सभी उपन्यास हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। और इसमें प्रश्न पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कथा स्रोत की दृष्टि से चौथा या चौथी शताब्दी के समय का है? तो वो कौन है? पुनर्वा। ठीक है, पुनर्वा जो उपन्यास है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ है, और बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि आपके नेट जेआरएफ की परीक्षा में लगा हुआ है। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की बात करें वो है, भरतमुनि ने मूलतः कितने रस माने हैं? भरतमुनि ने कितने रस माने हैं? 8 रस माने, ये ध्यान देना है। ठीक है, 8 रस माने हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय प्राचीन लिपि माला, जो भारतीय प्राचीन लिपि माला के रचनाकार कौन हैं? देखिए, सुनीति कुमार चटर्जी, किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो इसका सही आंसर होगा, जो भारतीय प्राचीन लिपि माला जो रचना है, इसके रचनाकार हैं वह गौरीशंकर हीराचंद ओझा। जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा की रचना है भारतीय प्राचीन लिपि माला। ठीक है, ये है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वेद व्यास। अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा है अपभ्रंश का वेद व्यास। अपभ्रंश का स्वयंभू किसे बोला जाता है? वो अपभ्रंश का वेद व्यास पूछा गया है। दो हैं आपके, कौन? स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है, ये ध्यान देना है। यह जो प्रश्न है जो पूछा गया है इसमें, वो अपभ्रंश का वेद व्यास। अपभ्रंश का वेद व्यास तो पुष्पदंत को ही बोला जाता है, पर यहाँ ध्यान देना है, अपभ्रंश का अगर आपको वाल्मीकि पूछा जाए, वो होगा आपका अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछा जाएगा, तो स्वयंभू होगा। और अपभ्रंश का वेद व्यास पूछा गया है इस प्रश्न में, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। वो देखिए, अपभ्रंश का वेद व्यास, अपभ्रंश का वेद व्यास ही पुष्पदंत को ही बोला जाता है। और अपभ्रंश का अगर वाल्मीकि पूछे तो वो प्रश्न का उत्तर होगा आपका स्वयंभू। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अपभ्रंश का वेद व्यास है आपका पुष्पदंत, ये ध्यान देना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है हमारा, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली जो ये नाटक है, ये किसका है? ये सिंदूर की होली किसका नाटक है? ये ध्यान देना है। ये आपका कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, उनका ये नाटक है। और इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। सिंदूर की होली जो नाटक है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, जो कि इसमें देखिए ये आपका जो प्रश्न है क्लेम होगा, डिलीट होगा, क्योंकि इसमें प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। इसका प्रकाशन वर्ष होगा सही 1934 ईस्वी। कब? 1934 ईस्वी में सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, और इसमें प्रकाशन वर्ष इसमें गलत दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1934 ईस्वी। अब देखिए अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं। नई समीक्षा के जनक कौन माने जाता है? वो माने जाते हैं टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट को नई समीक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नई समीक्षा के जनक हैं टी.एस. इलियट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न की बात करें, वाणी साहित्य का इतिहास। वाणी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है, किसकी कृति है? नरेश मिश्र, रमेश चंद्र मिश्र, रमेश चंद्र शाह और परमानंद श्रीवास्तव। तो किसकी रचना है वाणी साहित्य का इतिहास? वाणी साहित्य का इतिहास है आपके रमेश चंद्र मिश्र और रमेश चंद्र शाह। ये दो इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए ऑप्शन, ये आपको कन्फ्यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें वाणी साहित्य का इतिहास है वो आगा आपकी है रमेश चंद्र शाह। जो है रमेश चंद्र शाह हैं, उनकी कृति है वाणी साहित्य का इतिहास। ठीक है, किसका? रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भगेली बोली का क्षेत्र नहीं है? भगेली बोली का क्षेत्र नहीं है, क्या है? शहडोल। जो शहडोल है, इसमें प्रश्न गलत है। सुनिए क्या प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से सुनिए।
निम्नलिखित में से कौन भगेली बोली का क्षेत्र है? इसमें नहीं है, प्रश्न का सही है, यहाँ पे प्रश्न सही है कि कौन सा भगेली बोली का क्षेत्र है, ये पूछा गया है। जो शहडोल है जो कि भगेली बोली का क्षेत्र है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछा गया है च वर्ग की ध्वनियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं? जो च वर्ग है उसकी ध्वनियाँ हैं किस प्रकार की हैं? जैसे स्पर्श संघर्षी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी, पार्श्विक। देखिए च वर्ग की ध्वनियाँ हमेशा क्या स्पर्श संघर्षी होती हैं। देखिए देखो च वर्ग में आपकी जो ध्वनियाँ आती हैं वो हमेशा च वर्ग की ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी होती हैं। इसमें पूछ लिया जाएगा च होगा ये जो ध्वनियाँ हैं ये क्या है, सब स्पर्श व्यंजनी ध्वनि, स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ हैं च छ ज, जो च छ ज झ, ये है क्या है, च वर्ग की ध्वनियाँ हैं, स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, बिंब का अनिवार्य तत्व है। जो बिंब है, बिंब का अनिवार्य तत्व क्या होगा? इंद्रियता की विवरणात्मकता और सपाट बायनी और यथार्थ। जो इसका सही आंसर होगा, बिंब का अनिवार्य तत्व होता है वो हमारा इंद्रियता होता है। क्या? इंद्रियता होता है बिंब का अनिवार्य तत्व। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया? कि सर्वप्रथम सबसे पहले जो पृथ्वीराज रासो है उसको अनैतिहासिक ग्रंथ है, किसने इसे घोषित किया था अनऐतिहासिक? तो वो किया था डॉक्टर बूलन ने, ठीक है, डॉक्टर बूलन ने किया। अगला प्रश्न देखिए, लीला हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्रबोध है सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र की में उपयोगी है? जो लीला हिंदी प्रबोध है जो सॉफ्टवेयर है किस में सबसे ज़्यादा ये किस क्षेत्र में उपयोगी है? लीला हिंदी प्रबोध जो सॉफ्टवेयर है किस क्षेत्र में उपयोगी है? वो है हमारा हिंदी भाषा शिक्षण। हिंदी भाषा शिक्षण में लीला हिंदी प्रबोध है जो सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है, ये ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न सुनिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, आचार्य भर्तमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है? ये प्रश्न सबसे बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पूछा गया है किस, ये पूछा गया है क्या, ये ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया है कि भर्तमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है? तो किया है, कितने लक्षणों का वर्णन किया है? वो है आपका 36। कितना है? 36। आचार्य भर्तमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है? 36 का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी पिछाड़ी सभा काशी की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी पिछाड़ी सभा काशी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? वो आपको ध्यान देना है, कब? 1893। 1893 है हमारा कितना, ये है 16 जुलाई 1893 को हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी पिछाड़ी सभा काशी की स्थापना होती है 16 जुलाई 1893 ईस्वी को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिह्न किस लिपि की विशेषता है? एक लिपि के लिए एक ध्वनि चिह्न किस लिपि की विशेषता है? वो है हमारी देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि है, इसके लिए है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्या, किस लिपि में श्रेय रेखा का प्रयोग होता है? वो क्या है? जो श्रेय रेखा है उसका प्रयोग होता है वो है हमारी देवनागरी लिपि। श्रेय रेखा का मतलब यहाँ ये है, जैसे कि मैंने लिखा, मैंने राम, ये मैंने राम तो लिख दिया, अब इसके ऊपर जो लाइन खींची गई है इसे बोलते हैं हम शिरोरेखा। तो शिरोरेखा वो हमारी देवनागरी लिपि का ही एक हिस्सा है। जब हम किसी शब्द को लिखते हैं, किसी वर्ण को लिखते हैं, तो ऊपर हमें जो एक रेखा खींचनी होती है वर्ण के ऊपर, तो उसे हम शिरोरेखा कहते हैं। तो जिस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है वो हमारी देवनागरी लिपि है, ये ध्यान देना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का नाम है, हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया, जो वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। क्या? देखिए 1800, वो 1998, 1999, 1997, 1995। तो जो स्थापना हुई हिंदी के पहले जो वेब पोर्टल वेब दुनिया, जो वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना होती है 23 सितंबर 1999 को, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनका एक युग चलता है निबंध युग, मतलब कि महावीर ये जो है द्विवेदी युग चलता है जो निबंध के रूप में। तो जो युग है उसमें पूछा गया है उस युग के निबंधकार कौन हैं, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं हमारे। सही आंसर होगा पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा का जो एक आलोचनात्मक निबंध मिलता है हमें, पद्म पराग, ये ध्यान देना। और जो पद्म पराग है पद्म सिंह शर्मा का तुलनात्मक रचनात्मक एक रचना है, कैसी? तुलनात्मक पद्धति की रचना है, ये ध्यान देना है। आगे देखिए,
अगला प्रश्न है, कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? कॉलरिज हैं उन्होंने कल्पना के भेद कितने माने हैं? 2 भेद माने हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, मेला आंचल का नामकरण किस कवि की काव्य कृति के आधार पर हुआ है? जो मेला आंचल है, एक तो देखिए मेला आंचल के नाम से ही फणीश्वरनाथ रेणु का 1954 ईस्वी में एक हमें क्या मिलता है, उपन्यास देखने को मिलता है, किसका? फणीश्वरनाथ रेणु का। और यहाँ जो प्रश्न पूछा गया, आपको घुमा दिया गया है, मेला आंचल का नामकरण किस कवि की काव्य कृति के आधार पर हुआ है? वो देखिए, हरिशंकर बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत। देखिए, एक कविता है सुमित्रानंदन पंत का, ये सही आंसर होगा। उनकी रचना है भारत माता ग्राम वासनी। तो इसमें एक शब्द आता है मैला आंचल। तो मैला आंचल जो शब्द जो नामकरण किया गया है, वो सुमित्रानंदन जो पंत हैं उनकी कविता भारत माता ग्राम वासनी, उसमें ये शब्द आया है मैला आंचल, तो वहाँ इसका उल्लेख होता है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो मेला आंचल है उसका नामकरण किससे हुआ है? सुमित्रानंदन पंत की कविता है भारत माता ग्राम वासिनी। भारत माता ग्राम वासिनी, उस कविता में मेला आंचल का नामकरण होता है, ये ध्यान देना है। और एक विशेष बात, ये मेला आंचल के नाम से ये हिंदी का पहला मौलिक आंचलिक उपन्यास है, और जो कि 1954 में फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा था, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा, देसल बैना सब जन मिठा, ये उपयुक्त जो पंक्तियां हैं किस भाषा की पंक्तियां हैं? अवहट्ट, अवधि, अपभ्रंश, ब्रजभाषा। तो देसल बैना सब जन मिठा, ये है आपकी किसकी? अवहट्ट भाषा से हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि देसल बैना आप सब जन मिठा ये किसकी पंक्तियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, क्या है? यूनिक कोड एक है, यूनिक कोड प्रश्न है, यूनिक कोड एक क्या चीज़ है? यूनिवर्सिटी, वेशभूषा, टाइपिंग का प्रकार, कोड वर्ड। जो यूनिक कोड एक है, ये क्या है? एक हमेशा ये कोड वर्ड है, ये ध्यान देना है। यूनिक कोड है हमेशा एक कोड वर्ड है, ये ध्यान देना है, कोड वर्ड, ठीक है। अगला प्रश्न है, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? जो छायावाद है, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामदर्श मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं छायावाद को शक्ति काव्य कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनके बलिया व्याख्यान में वो किस वर्ष कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का जो वर्ष है, वो जो बलिया व्याख्यान दिया था वो किस वर्ष दिया था? 1884। जो 1884 है उसमें दिया था, जो कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनका हमें एक निबंध मिलता है, क्या? भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, तो उसमें आया है। तो यहाँ पे पूछा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष क्या था? 1884 ईस्वी। अब देखिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परीक्षा हुआ है उसका अंतिम प्रश्न वो है हमारा, क्या? हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है? बुंदेली, बघेली, कौरवी, ब्रजभाषा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बघेली। जो बघेली है, बघेली में हिंदी की बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, वो हमारी भाषा है, बोली है वो बघेली, ठीक है, बघेली है, ये ध्यान देना है। और देखिए, अब हमने देखा जो आपके लिए 2025 यूजीसी नेट जेआरएफ जून परीक्षा के लिए आपका फॉर्म निकल आया है, उसे अप्लाई कीजिए और अपनी जो भी परीक्षा है उसकी गहनता से अपनी अध्ययन कीजिए। ये 2025 जून परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, तो जो परीक्षा होगी हमारी कब, उसका समय भी घोषित कर दिया गया है, उसमें बता दिया गया है क्या होगा। देखिए, इसका समय तो है, इसमें आप फॉर्म के लिए उसकी जो डेट है, जो एग्जामिनेशन डेट भी आप फिक्स कर दी है, जो फिक्स कर दी है, टेंटेटिव है, ये हमारी टेंटेटिव है। जो डेट है टेंटेटिव का यहाँ मतलब है आपकी जो डेट है आगे भी पोस्टपोन हो भी सकती है, या तो आपकी फिक्स वही रह सकती है। जो परीक्षा होगी 21 जून 2025 से 30 जून 2025 के बीच में आपकी नेट जेआरएफ की परीक्षा सभी करा दी जाएंगी, ये ऐसा बताया गया है, ठीक है। और देखिए, आप देखते हैं मित्रों, अभी तक हमने देख लिया यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य जो परीक्षा हुई है हिंदी साहित्य की 2025 में, वो हमने कंप्लीट देख लिया प्रश्न पत्र। तो मित्रों, अभी ये आपको प्रश्न अच्छा लगा हो और प्रश्न पत्र में आपकी सहायता हुई हो, तो मित्रों पहले अपने एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए, अगली क्लास बताइए किस क्लास पर होनी चाहिए, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट कीजिए।
और मित्रों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की आपको हमेशा नोटिफिकेशन आती रहेगी और उसका आप लाभ उठा सकेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद मित्रों।